मैं मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्रम के समापन लेखा शास्त्र क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, जिसका पार्ट नंबर 4 में आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार फ्रम के समापन के लघुरात्मक प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में दिए होते हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो लीजिए पहला प्रश्न गार्नर बनाम मरे नियम को समझाइए। तो प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं गार्नर बनाम मरे नियम। गार्नर, मरे, विल्किंस 3 साझेदार थे और विल्किंस हो गया था दिवालिया। विल्किंस के दिवालिया हो जाने पर उसकी हानि को किस अनुपात में कैसे बांटा जाए, ये थी सबसे बड़ी समस्या। तो लेते हैं, क्या न्यायालय ने आदेश दिया उस समय। गार्नर बनाम मरे नियम इस प्रकार है। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी, जो आपका दिवालिया साझेदार है उसकी जो पूंजी है उसकी कमी को साहूकार साझेदार वे होते हैं जिनकी पूंजी की मात्रा होती है ज्यादा, अपनी पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। यानी दिवालिया साझेदार की कमी को साहूकार साझेदार पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। साहूकार साझेदार वसूली की हानि में अपने भाग को नगद लेकर भी आएंगे। जो रियलाइजेशन का लॉस होगा वो लाना होगा नगद। पूंजी का अनुपात कैसे ज्ञात होगा? साहूकार साझेदार की पूंजी के आधार पर निकाला जाएगा जो विघटन के पूर्व नियमित चिट्ठे में दी गई है। वह पूंजी जो चिट्ठे में दी गई है उस अनुपात पे ज्ञात होगी पूंजी का अनुपात। आगे चले, साझेदार का समापन के फ्रम से समापन से किस प्रकार भिन्न है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं साझेदारी और फ्रम के समापन में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको साझेदारी और फ्रम के समापन में बताना है अंतर। पढ़ते हैं साझेदारी के समापन। सबसे पहले बात कर रहे हैं साझेदारी के समापन की। एक साझेदार का अन्य साझेदारों के साथ संबंध टूट जाना, एक साझेदार का अन्य साझेदार के साथ संबंध टूट जाना कहलाता है साझेदारी के फ्रम का समापन। आवश्यक नहीं कि कारोबार बंद हो जाए, शेष साझेदार चाहें तो कारोबार को चालू रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कारोबार बंद किया जाए, शेष साझेदार चाहें तो कारोबार को चालू रख सकते हैं। जबकि समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना कहलाता है फ्रम का विघटन। और ऐसी स्थिति में कारोबार क्या हो जाता है? हमेशा से हो जाता है बंद। तो साझेदारी फ्रम में जरूरी नहीं है कि साझेदारी के समापन पर कारोबार बंद किया जाए, लेकिन फ्रम के समापन पर कारोबार बंद किया जाता है। तो आप लोग भी जानते हैं साझेदारी के समापन का मतलब ये नहीं है कि फ्रम भी समाप्त हो गई, लेकिन फ्रम के समापन का मतलब है कि आपकी साझेदारी भी हो जाएगी समाप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ABC का लाभ अनुपात 1:2:2 है। वसूली की डेबिट हानि को डेबिट करने से पूर्व पूंजी के शेष, आपको पूंजी के शेष दिए हुए 3000, 6000, 2000। कहा गया है वसूली की हानि जो 5000 रुपए है, तो ए दिवालिया हो गया, उसकी न्यूनता यानी उसकी कमी की वहन करने की प्रविष्टि कीजिए। तो इसके लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल में आप दिखाएंगे सबसे पहले इनकी पूंजी बाय बैलेंस BD। एक ही पूंजी का शेष DR में दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 3000। B और C की पूंजी का शेष वो दिया हुआ CR में 6000 और 2000। वसूली की आपको क्या हो गई? वसूली पर आपको हो गई हानि। कितनी हानि? 5000। तो इसे बांट देंगे टू रियलाइजेशन 1000, 2000, 2000। एक ही न्यूनता कितनी हो गई? एक ही न्यूनता होगी 4000। किस अनुपात में बांटा जाएगा? लाभ हानि अनुपात में। क्यों बच्चों? कि सवाल में लिखा हुआ नहीं है गार्नर बनाम मरे नियम लागू किया जाए। तो गार्नर
बनाम मरे नियम के अभाव में। गार्नप बनाम मरे नियम के अभाव में हम इसे बांटेंगे लाभ हानि अनुपात में। 4000 को लाभ हानि अनुपात 1:2:2। बी और सी का अनुपात है 1:1। 1:1 में बांटेंगे तो बाय बी कैपिटल, 2000 बाय सी कैपिटल, 2000 यह आ जाएगा 2A कैपिटल, 2000 2000। तो प्रविष्टि क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों? बी कैपिटल अकाउंट DR, सी कैपिटल अकाउंट DR, 2A कैपिटल, 2000 2000 और टोटल हानि 4000। तो इस प्रकार हम वसूली की हानि को गार्नर बनाम मरे नियम के अभाव में दिवालिया साझेदार की हानि को लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे। अगला प्रश्न, हिमी श्रीकांत साझेदार हैं, उनकी पूंजी आपको दे रखी 1,00,000 और 50,000, लेनदार हैं 30,000 के, संपत्तियों से वसूली 90,000, वसूली खाता बनाइए। तो चलिए सबसे पहले आपको संपत्तियां एसेट्स की जानकारी नहीं है कि हमारी फर्म में कितनी है एसेट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पूंजी और दायित्व का जोड़ लगा देंगे। पूंजी कितनी है? 1,00,000 और 50,000, दायित्व कितने हैं? 30,000, कितना हो जाएगा? 1,80,000। इसके बाद हम क्या तैयार करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे? एसेट्स। एसेट्स कितनी है आपकी? 1,80,000। फिर क्या दिखाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने आपके? 30,000 के। किया जाएगा इनको पूरा भुगतान टू केस। जबकि एसेट्स से हमें कितना पैसा वसूल हुआ? 90,000। तो आपको हो क्या गया? लॉस। कितने का? 90,000 का। किस किस में बांटा जाएगा? हिमी और श्रीकांत में। किस अनुपात में? कोई अनुपात दिया हुआ नहीं है। अनुपात नहीं दिया हुआ है तो बराबर बराबर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने पहले एसेट्स निकाली और एसेट्स के बाद आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। आगे चलते हैं, अनिवार्य समापन की परिस्थितियां कौन कौन सी है? प्यारे बच्चों, अनिवार्य समापन यानी वह परिस्थितियां जब फर्म को अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा बंद। तो देखते हैं, फर्म का व्यवसाय अवैध हो, शत्रु देश के नागरिक को सदस्य बना लिया जाए, एक साझेदार के अलावा सभी साझेदार दिवालिया हो जाए और अधिकतम संख्या 50 से अधिक हो जाए। यानी वे परिस्थितियां जब फर्म को अनिवार्य रूप से करना होगा समाप्त, वह कहलाती है अनिवार्य समापन की परिस्थितियां। आगे चलते हैं, फर्म के विघटन की रीतियां लिखिए, यानी वे कौन कौन सी विधियां हैं जब फर्म का विघटन हो सकता है। पहला, समझौते द्वारा। साझेदार समझौता करके भी फर्म का विघटन का निर्णय ले सकते हैं। अनिवार्य समापन अभी अभी हमने पढ़ी, वे परिस्थितियां जब फर्म को करना होगा अनिवार्य रूप से बंद। नोटिस द्वारा समापन, जब एक साझेदार इच्छा के आधार पर साझेदारी में नोटिस देकर कर सकता है साझेदारी को बंद। न्यायालय द्वारा समापन, ऐसी परिस्थितियां जब न्यायालय अपने आप को देखकर, फर्म को देखकर न्यायालय आदेश दे सकता है फर्म को बंद करने का। और विशेष घटना, जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए तो विशेष घटना के घटित होने पर भी फर्म को होना होगा बंद। साझेदार के विघटन पर पूंजी खाते किस प्रकार बंद किए जाते हैं? साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं, कैपिटल अकाउंट है, उनको कैसे बंद किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है? तो है, सबसे पहले पूंजी खाते क्रेडिट पक्ष में क्या क्या आएगा? पूंजी खाते क्रेडिट पक्ष में जमा शेष, चालू खाते का जमा शेष, समापन पर लाभ में हिस्सा, दायित्व को लेने या उसकी राशि, संचय, आविर्तित लाभ में हिस्सा और पूंजी की कमी हेतु लाई गई राशि। ये वे सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR में आएंगे। डेबिट पक्ष में क्या क्या आएगा? नाम शेष,
चालू खाते का नाम शेष, समापन पर हानि, संपत्ति को लेने पर उसकी राशि, अवितरित हानि व भुगतान की गई राशि। तो दायित्व पक्ष क्रेडिट पक्ष में हम समापन पर लाभ, पूंजी खाते का जमा शेष और दायित्व को लेने पर आने वाली राशि और साथ ही साथ संचय अवितरित लाभों में राशि दिखाते हैं, जबकि नाम पक्ष में हम नाम शेष, साथ ही साथ समापन पर हानि या किसी संपत्ति को लेने पर उसका हिस्सा और अवितरित हानि में उसके हिस्से को दिखा के इसे बंद कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसी कौन सी दो परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत साझेदारी को विकसित किया जाता है? तो कौन कौन सी दो है? एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं, मृत्यु हो गई सी की, यानी मृत्यु होने पर भी फर्म का समापन किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति, एबीसी एक फर्म में साझेदार है, बी पागल हो गया, बी के पागल हो जाने पर भी फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है। फर्म के विघटन के समय वसूली खाता बनाने का नियम। वसूली खाता रियलाइजेशन, आप सभी जानते हैं, संपत्तियों को बेचकर दायित्व को भुगतान करने का कार्य किया जाता है वसूली खाते में। तो ये एक नाममात्र प्रकृति का खाता है। मोस्ट आप लिख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है। तो ये एक नाममात्र प्रकृति का खाता है। इसको बनाने का उद्देश्य संपत्तियों को बेचकर दायित्व को भुगतान से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करना है। क्या क्या? रोकड़, बैंक, साझेदारों का ऋण, संचय, अवितरित लाभ तथा साझेदारों के चालू पूंजी खाते के शेष को छोड़कर अन्य संपत्ति एवं दायित्वों को इस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे संपत्ति एवं दायित्व के खाते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि तथा किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति, दायित्व का भुगतान, समापन वे इस खाते में लिखे जाते हैं। इसके बाद शेष राशि वसूली पर लाभ अथवा हानि होती है, जिसे लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। तो साझेदारों के द्वारा वसूली की हानि या लाभ को लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया जाता है। फर्म के लाभ और फर्म के हानि को इसमें नहीं दिखाया जाता। बैंक शेष, साझेदारों के ऋण तथा अवितरित लाभों को भी इसमें दिखाया नहीं जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों के खातों को इसमें दिखाकर उनको बेचने और भुगतान संबंधी व्यवहार किए जाते हैं। आगे चलते हैं। कोई दो आधार बताइए जिन पर न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकती है। ऐसे कई आधार हैं जब न्यायालय चाहे तो आदेश दे सकती है विघटन का। तो यहाँ पहला आधार है अभियोग चलाने वाले साझेदार जिस व्यक्ति ने विघटन के लिए आवेदन किया है के अलावा सभी साझेदार स्थायी रूप से कार्य करने के लिए क्या हो जाए? अयोग्य। नेक्स्ट, कोई साझेदार अपने हित को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे तो भी न्यायालय दे सकता है विघटन का आदेश, समापन का आदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपिल एक साझेदार है, 25,000 के लेनदारों को 22,000 में लेने को सहमत हुआ। फर्म के विघटन के समय की प्रविष्टि देनी है, वसूली की प्रविष्टि नहीं देनी है, विघटन की देनी है। तो पहली एंट्री आप क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। सबसे पहले आप करेंगे क्रेडिटर को ट्रांसफर। क्रेडिटर कितने आपके? 25,000। बाद में आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन से इसे कपिल को दे देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट यार, कपिल कौन है? आपका साझेदार। तो कपिल कैपिटल कितना? 22,000। तो एक प्रविष्टि तो किसकी हो गई प्यारे बच्चों? क्रेडिटर अकाउंट को बंद करने की, और दूसरी प्रविष्टि हमने की वसूली खाते से कपिल को देने की। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं प्रविष्टियां। वसूली के समय केवल ये वाली प्रविष्टि की जाती, लेकिन विघटन के समय हमने की दोनों प्रविष्टि। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लघुरात्मक प्रश्न। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ, जल्द ही हम हाजिर होंगे आपके लिए आंकिक प्रश्नों का वीडियो लेके। धन्यवाद।